तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग, बताएंगे आप लोग? ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म हो गया था ना। हाँ। आज हम लोग को हाइट एंड डिस्टेंस शुरू करना है ना। यस सर। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो हाइट एंड डिस्टेंस में है क्या, अभी तक लोग एडमिटे भेज रहे हैं। हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री का सब लास्ट चैप्टर है, कह सकते हो तुम्हारे क्लास 10th का। और हाइट एंड डिस्टेंस में दो तीन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर तुम दो तीन बातों का ध्यान रखोगे तो क्वेश्चंस बहुत इजीली बनेंगे। जैसे मान लो, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। और एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? स्पेलिंग गलत रहता है, मतलब समझो मतलब क्या होती है। सबसे पहले कि जैसे हम तुमसे पूछें, पहले हाइट एंड डिस्टेंस को समझने के लिए क्वेश्चन समझो कि किस तरह का क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। जैसे मान लो कि तुम धरती के ऊपर खड़े हो, यहाँ पे मान लो तुम्हारी आंखें जो है वो मान लो यहीं पे है, यहाँ पे है, मतलब धरती से सटी हुई तुम्हारी आंखें हैं। तुमको ज़मीन के अंदर डाल दिया गया और यहाँ पे छोड़ दिया गया, ऐसे सोच सकते हो। ठीक है, और फिर क्या किया गया कि एक हाइट पे, जैसे कि तुम देखते होगे कि छत वत जो रहता है, मकान जो रहता है वो सीधा खड़ा रहता है, नहीं? तो जो मकान जब सीधा खड़ा रहता है, अब करना क्या है तुम्हें कि तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर कुछ भी, मतलब यहाँ से अगर हम पूछें कि यहाँ से जो डिस्टेंस है इस मकान का, वो मान लो तुम 3 मीटर है या 5 सेंटीमीटर है मान लो, ठीक है। और यहाँ मकान में एक कोई, समझ रहे हो ना, कोई लड़के समझ रहे होंगे, कोई लड़की, यहाँ पे क्या है, एक मकान है, यहाँ पे एक मकान है, ठीक है। और यहाँ पे कोई बच्ची खड़ी है, चाहे बच्चा खड़ा है, और यहाँ पे जो आदमी है वो 5 सेंटीमीटर दूरी पे है। तो उसको अपनी आँख को कितना, मतलब डिग्री ऊपर करना चाहिए ताकि ये लड़की दिखाई दे जाए। जैसे हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले सामने देख रहे होते हैं, तो सामने ये बंदा देख रहा है, तो यहाँ से वो कितना ऊपर अपनी आँखों को करे ताकि इस लड़की को देख पाए, चाहे इस लड़के को देख पाए, जो भी हो। समझ रहे हो? यस सर। कितना डिग्री ऊपर करे आंखें। तो यहाँ से जो आप ऊपर की तरफ गए, यहाँ सामने देख के जो ऊपर की तरफ गए, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और वही चीज अगर तुम मान लो छत पे खड़े थे, और तुम यहाँ पे छत पे खड़े हो, यहाँ पे बालकनी में अपने, और यहाँ से तुम मान लो 10 मीटर की दूरी पे हो, तो तुम यहाँ एक आती हुई कार को देख रहे हो कि इधर से एक कार आ रही है तुम्हारे घर की तरफ, है ना। तो यहाँ पे मान लो कार आ नहीं रही है बल्कि रुकी हुई है। तो तुम क्या करोगे कि सबसे पहले तुम सामने देखोगे, और इस सामने से जितनी अपनी नज़र को नीचे करोगे, सामने पहले देखना है, उसके बाद जितनी नज़र नीचे करोगे, इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए क्या करना है तुम्हें, सबसे पहले अपनी नज़र को पैरेलल रखना है ग्राउंड के, है ना।
सबसे पहले नज़र को क्या रखना है, ग्राउंड के पैरेलल, जैसे ग्राउंड रहता है, और उससे जितना आंखें ऊपर करेंगे उसको एंगल ऑफ एलिवेशन, और उसी से जितना आंखें नीचे करेंगे वो एंगल ऑफ डिप्रेशन। याद रहेगा? Yes, sir. अब बताओ ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कि एंगल ऑफ डिप्रेशन? Angle of depression. गलत जवाब, वो भी गलत जवाब। अभी अभी हमने बताया कि एंगल ऑफ एलिवेशन चाहे डिप्रेशन के लिए सबसे पहले नज़र सामने होनी चाहिए, ग्राउंड के पैरेलल। ग्राउंड के क्या होने चाहिए, पैरेलल। तो यहाँ से अगर हम एंगल ऑफ डिप्रेशन पूछ रहे हैं तो ये बंदा पहले सामने देखेगा, फिर सामने देख के जो नीचे देखेगा ना, इस एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये कोई एंगल ही नहीं है, ना इसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे ना एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। यही बार बार गलती आपसे होती है। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? Yes, sir. पहले अब कभी भी क्वेश्चन में कभी भी हो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करें, जहां से बात करें वहां से पहले सामने देखो, जो भी ग्राउंड है उसके पैरेलली देखो। उससे जितना ऊपर अपनी नज़र को उठाओगे वो एलिवेशन का काम करेगा, उसी से जितना नीचे नज़र उठाओगे वो डिप्रेशन का काम करेगा। कहने का मतलब यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, पहले अपनी नज़र को सामने लाएगा, सीधा देखेगा, और यहाँ से जितना ऊपर उसकी नज़रें उठी इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। स्पेलिंग अपना देख लेना। और यहाँ से जो नीचे जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आया क्या? Yes, sir. तो ये बात क्यों बताई गई, क्योंकि बार बार क्वेश्चन में तुमको एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री देगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री देगा, तो आप उस फिगर को खुद बना पाओ, क्योंकि फिगर बना के नहीं देगा। दूसरी चीज़ कि अगर मान लो हम पूछे कि ये हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर है, या फिर मान लो 2.5 है, 2.5 सेंटीमीटर है, तो अब बताओ कि इस मतलब हाइट तो फिक्स होना चाहिए ना, नहीं तो जितना हाइट बढ़ाओगे उतनी नज़रें ऊपर करनी पड़ेंगी इसे। जितना तुम हाइट बढ़ाया करोगे अपने वो मकान का, अब जैसे मकान का खिड़की दूसरे बालकनी पे यहाँ पे कोई खड़ा है, यहाँ पे देखने के लिए क्या थोड़ा और नज़र ऊपर नहीं करना पड़ेगा? Yes, sir. तो अगर हम बोले कि 5 सेंटीमीटर ग्राउंड से यहाँ पे हैं आप और 2.5 मीटर हाइट पे एक बच्ची खड़ी है, उसको देखना है आपको, उसको क्या करना है, देखना है आपको। तो आपको कितना डिग्री ऊपर अपनी आंखों को करना पड़ेगा, मतलब फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आप ये सोचें कि हमको नहीं पता है तो हम मान लेंगे थीटा, इस एंगल को क्या मान लेंगे, थीटा। अब हमको इस थीटा के सामने का साइड दिया हुआ है और थीटा से लगा हुआ साइड दिया हुआ है, तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो क्या हम टेन थीटा निकाल सकते हैं? Yes, sir. यहाँ पे एक काम करना चाहिए हमको, इसको हम 5√3 कर देते हैं और इसको 5 कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब बताइए कि एंगल ऑफ एलिवेशन टेन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5/5√3 आएगा। Yes, sir. ये कट जाएगा, टेन थीटा का वैल्यू कितना आया, 1/√3। तो थीटा का वैल्यू कितना डिग्री, 30 डिग्री। समझ में आया क्या? Excuse me, sir. बोलिए। आप 10 थीटा ही तो लें। हमारा मन कर रहा था 10 थीटा लिखने के लिए, लिख दिए। आपका कुछ और मन कर रहा है, आप कुछ और लिख दीजिए। क्या लिखना चाहते हैं, बोलिए। सर अगर हम वहाँ हाइपोटेनस निकाल के बाद हम
हैं ना। तो हाइपोटेनस क्यों निकालने जाएंगे? मतलब हमको यहाँ से पटना जाना है तो पहले दिल्ली जाएंगे? सर अगर मतलब निकाल दे तो हम तो बोल ही रहे हैं कि आप दिल्ली से भी पटना जा ही सकते हैं, यहाँ से दिल्ली जाए फिर दिल्ली से पटना आ जाए। क्या वो काम करेंगे? अब जो पहले व्यक्ति हैं वो समझ गए होंगे कि टेन थीटा क्यों लिया गया। भाई टेन थीटा क्यों लिया गया आप समझ गए कि बताना पड़ेगा? नो सर समझ गए। हाँ, जो इस थीटा के रेस्पेक्ट में जो रेशियो दिया रहेगा वो रेशियो हम देखेंगे कि किस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में आता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक सीढ़ी लगी होती और यहाँ पे एक लड़का खड़ा होता, यहाँ पे एक लड़का खड़ा होता और वो क्या करता, जैसे देखे होगे जब इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे, ठीक है, तो हॉस्टल के बाहर बहुत सीढ़ियाँ लगती है, नहीं समझ रहे हो? गर्ल्स हॉस्टल के बगल में सीढ़ियाँ लगती है। तो यहाँ पे मान लो तुम्हारा ये 5 मीटर था, ये 5√3 मीटर था और एक लड़का था वो इस बालकनी के मतलब हॉस्टल में पहुँचना चाहता है, तो वो क्या करेगा? एक सीढ़ी लगाएगा ना। बोलो। और इस आप कह सकते हो, एक काम करो दूसरा क्वेश्चन दे देते हैं, इसको 1 कर देते हैं और इसको सीढ़ी की हाइट को हम 2 कर देते हैं। सीढ़ी का जो सीढ़ी लगा हुआ है इसके लेंथ को हम 2 कर देते हैं और इसको 1 कर देते हैं। 1 मीटर बहुत ज़्यादा है वैसे, और ये कोई दिक्कत नहीं है, रेशियोज की बात हो रही है, ठीक है। और ये आपका हाइट है। अब बताइए कि उस बच्चे को कितना एंगल पे सीढ़ी लगाना चाहिए था? अगर सीढ़ी की लंबाई फिक्स है, सीढ़ी की लंबाई अगर फिक्स है तो वो यहाँ पे भी सीढ़ी लगा सकता है, यहाँ पे भी लगा सकता है, लेकिन एग्जैक्ट उसी हॉस्टल पे जाए इसके लिए यहाँ पे फिक्स करना होगा ना ज़मीन पे, तो कितना डिग्री पे? तो उस समय क्या लेना चाहिए था? साइन थीटा लेना चाहिए कि कॉस थीटा की टेन थीटा की कॉट थीटा की, क्या लेना चाहिए बोलिए? साइन थीटा। क्योंकि इस थीटा के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दिया हुआ है। या फिर आपको ये बोल दे, ये ना सीढ़ी की लंबाई ना दे और बोल दे कि यहाँ से यहीं से सीढ़ी लगाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ तक क्या है, कुछ है, यहाँ से कुछ है तो यहीं पे सीढ़ी लगाई जा सकती है और 30 डिग्री से ही लगाया जाएगा तो भी वो पहुँचेगा। तो सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए थी? तो सीढ़ी की लंबाई क्वेश्चन मार्क है। अब आपका जो 30 डिग्री के सामने वाला लेंथ दिया हुआ है और ये 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में हाइपोटेनस है, तो आप बताइए कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के लिए ये 30 डिग्री का यूज कहाँ पे होगा? 2 चीज़ में हो सकता है, एक तो साइन थीटा में हो सकता है और एक आपका कॉसेक थीटा में हो सकता है। तो हमको तो ज़्यादा बेटर कॉसेक 30 डिग्री लग रहा है, क्योंकि ये हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर होता है। कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2 होता है, हाइपोटेनस का वैल्यू निकालना है और परपेंडिकुलर 1 दिया हुआ है, तो हाइपोटेनस का लेंथ कितना हो गया? 2। तो क्या आपको ये समझ में आया कि इस तरह के क्वेश्चंस क्यों दिए जाते हैं? यस सर। कभी कभी क्या होता है कि देखो इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि तुम एग्जाम्पल को समझना, ठीक है। जैसे कि तुम मान लो एक हेलीकॉप्टर में बैठे हो, ठीक है, और तुम्हारा दोस्त ग्राउंड पे बैठा है, ठीक है, या तुम ग्राउंड पे हो और दुश्मन का क्या बोल सकते हो, हेलीकॉप्टर तुम्हारी तरफ आ रहा है पैरेलली, ऐसे समझ रहे हो, ऐसे आ रहा है। तो किसी टाइम पे वो कहीं पे फिक्स होगा, फिर कुछ समय बाद कहीं पे फिक्स होगा, कुछ समय के बाद कुछ फिक्स होगा,
मैंने एक मोमेंट ऑफ सेकेंड के लिए तो रुके वहाँ पे रहेगा ना। नो सर वो प्लेस यस सर रहेगा। एक मोमेंट ऑफ सेकेंड के लिए तो वो रहेगा ही, चल रहा है तो हर जगह पे। तो अगर यहाँ रुका हुआ है एक ही जगह, वहाँ से फायर कर रहा है, तो तुम अपने ग्राउंड से कितना डिग्री एंगल पे उसमें फायर करोगे? समझ रहे हो? यदि ग्राउंड से इतना हाइट पे वो एरोप्लेन उड़ रहा है तो इस तरह का क्वेश्चन तुम्हें इसमें मिलेगा। ठीक है, तो क्या अब हमें एंगल ऑफ एलिवेशन लिखवाने की जरूरत है और एंगल ऑफ डिप्रेशन? आप फिगर बना लो और उसे याद कर लो। ये फिगर बना लो और उसे याद कर लो। चाहे लिखना चाहते हो तो लिख लो। लिखने से ज़्यादा बेटर है कि आप फिगर बना लो। ये तुम्हारी आंखें हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ से पहले फर्स्ट सी क्या हॉरिजॉन्टली, ठीक है। और उसके बाद जितनी आप ये एरो जरूर देना, ऐसे देखे, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? एंगल ऑफ एलिवेशन। और अब आ जाओ अगला फिगर बना लो, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसके लिए भी तुम्हारी नजरें ऐसे पहले सामने रहेगी और वहां से नीचे की तरफ गिरेगी। ये बात हमेशा याद रखना। इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक और बात, अगर मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन बराबर भी होते हैं, बराबर ही होते हैं, ये भी कह सकते हो। कैसे कैसे बराबर होते हैं? जैसे मान लो कि ये तुम्हारा कोई मकान है या पेड़ है, कोई ट्री है, ग्राउंड पे है, और यहाँ पे तुम हो, यहाँ से तुम देख रहे हो, तो तुम्हारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा क्या ऐसे होगा? पहले सामने देखोगे और फिर ऊपर की तरफ देखोगे। बोलो, क्या ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा? अब हम पूछे कि यहाँ से तुम बताओ कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या कहलाएगा, तो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए तुम्हें क्या करना होगा बताओ? पहले सामने देखना होगा ना, और फिर नीचे। तो क्या ये थीटा है तो ये भी थीटा नहीं होगा? क्या बात कर रही हो? वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो ये याद रखिएगा कि ये थीटा होता है, ये डिप्रेशन नहीं होता है। ये बार बार आपसे गलती हो जाता है, आप इसे ही मान लेते हो थीटा, वो गलती ना कीजिएगा। अब जो है हाइट एंड डिस्टेंस का मात्र इतना ही थ्योरी है, बस इतना ही थ्योरी है। अब आपको क्वेश्चंस को पढ़ के उस क्वेश्चन को फिगर बनाना सीखना पड़ेगा। फिगर बना लीजिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। तुमको इसमें याद रखना, दो चीज़ें देगा मात्र। एक ट्रायंगल में तुम्हें दो चीज़ें देगा, कोई भी दो चीज़, दो एंगल दे दे, समझ रहे हो? एक साइड एक एंगल दे दे, समझने का कोशिश करना। देखो इधर, जैसे मान लो ये 30 डिग्री दे दे और ये हाइट दे दे, तो क्या तुम ये बेस और ये हाइपोटेनस नहीं निकाल सकते हो? क्योंकि साइन 30 डिग्री यूज कर लेंगे तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो 30 डिग्री का वैल्यू हमको मालूम है, तो ये निकल जाएगा। फिर अगर कॉस क्या बोलते हैं, टेन 30 डिग्री यूज कर लें तो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो बेस निकल जाएगा। तो दो चीज़ें देगा, दो साइड भी दे देगा तो सब कुछ निकल जाएगा।
अगर ये 2 दे दे, ये 5 दे दे, माने 2 साइड दे दे, 4 मान लो या फिर 2√3 मान लो, तो 2 साइड तुम्हें दे दिया, तो क्या तुम टेन थीटा मान के इस थीटा को नहीं निकाल सकते हो? हाइपोटेनस तो वैसे भी निकाल सकते हो, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हाइट एंड डिस्टेंस में कोई भी 2 क्वांटिटी देता है, 2 एंगल देगा तो नहीं कहा जा सकता है कि क्या होगा, क्योंकि आप जानते हो कि 2 सिमिलर ट्रायंगल जो होते हैं, मतलब एक छोटा ट्रायंगल एक बड़ा ट्रायंगल हो सकता है जिसमें एंगल सेम सेम हो। तो राइट एंगल ट्रायंगल में भी कुछ ऐसा हो सकता है, ये साइड को बढ़ा दे, ये साइड को बढ़ा दे, एंगल्स वही के वही रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 साइड दे तब भी सब कुछ निकाल सकते हैं, एक साइड एक एंगल दे तो भी सब कुछ निकाल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का यूज करके। तो अब जो है आप एक काम कीजिए, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन भेजिए तो तुरंत मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। अब अगर आपके पास बुक है आर.एस. अग्रवाल का, तो एक्सरसाइज 14 निकालिए, एक्सरसाइज 14। इसका पहला क्वेश्चन आप पढ़िए, एक्सरसाइज 14 आर.एस. अग्रवाल। ना जी, सही है ना? इसका पहला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, अगर आपके पास बुक है तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि हम लिख दे क्वेश्चन, बोलिए, लिख देते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है आपका, लिखा है कि एक टावर है, स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। आपको फिगर बनाना ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस क्वेश्चन में। कोई भी टावर है वो वर्टिकली ही खड़ा रहता है ग्राउंड पे। तो मान लीजिए कि एक टावर है आपका वर्टिकली खड़ा है ऐसे, ठीक है, वर्टिकली खड़ा है ग्राउंड के ऊपर। कहाँ पे? ग्राउंड के ऊपर खड़ा कर दिए टावर को, ठीक है। अब क्या है, कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, टावर भी वर्टिकली ही खड़ा है ग्राउंड पे, और ग्राउंड पे ही, ये ग्राउंड है पूरा, ग्राउंड पे ही एक पॉइंट है, ग्राउंड पे ही क्या है, एक पॉइंट है। हेलो, हाँ बोलिए। पॉइंट भी कहाँ है आपका? ग्राउंड पे ही है, तो ग्राउंड पे कोई पॉइंट ले लीजिए आप। तो कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। टावर का फुट तो यही होगा ना जी, बोलिए। इस फुट से कितना मीटर दूर? 20 मीटर दूर, ऐसे यहाँ पे एक पॉइंट है जहां से बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप। इट्स टॉप मतलब टावर का टॉप, यहां से टावर का टॉप ये है, और 20 मीटर दूरी से जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना डिग्री है? 60 डिग्री, क्योंकि पहले सामने देखेगा फिर टॉप को देखेगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 60 डिग्री। कह रहे कि फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो ये यही ना हाइट ऑफ टावर h है। Yes, sir. अब तुम बताओ कि क्या लेना चाहिए, tan लेना चाहिए कि साइन लेना चाहिए? तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया h और बेस हो गया 20, और tan 60 डिग्री का वैल्यू √3। तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा जी? 20√3। अब √3 का वैल्यू उसने क्या बोला है लेने के लिए? 1.732। तो कितना हो जाएगा? 0, 2 दूना के 4, 3 दूना के 6, 7 दूना के 14, 2 और 1 3 अंक के बाद दशमलव, यानी कि कितना? 34.64 मीटर इस टावर का हाइट है। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? Yes, sir. तो इसी तरह के क्वेश्चंस रहते हैं, बस लैंग्वेज को समझना है, फिगर को ड्रॉ करना है और आपको क्वेश्चंस को बना देना है।
तो आप खुद से भी अब क्वेश्चन पूछें। आप इसी में से कोई भी क्वेश्चंस आप देख देख के पूछ सकते हैं। आप देख लीजिए, आपको लग रहा है जो पूछ लीजिए। अब देखिए एक और क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर from 2 points at a distance of 5 meter and 20 meter from the base of tower and in the same straight line with it are complementary. Find the height of tower. पहले समझिए कि टावर कहाँ होता है, ग्राउंड पे होता है। तो पहले एक ग्राउंड बनाते हैं, इस पे एक टावर बनाते हैं, ये हो गया तुम्हारा टावर। अब क्वेश्चन क्या है, अब पढ़ते हैं कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन एट अ डिस्टेंस 5 मीटर एंड 20 मीटर फ्रॉम बेस ऑफ टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन। ये वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंस है। दो तरफ स्ट्रेट लाइन गया है, देखो एक राइट साइड भी गया है और एक लेफ्ट साइड भी गया है ना। बोलो। तो 5 मीटर यहाँ से इस बेस से, टावर का बेस ये होता है और टॉप ये होता है, ये टॉप है टावर का, ये बेस है, इसको फुट भी बोलते हैं। तो यहाँ से 5 मीटर दूरी पे एक पॉइंट है और एक है 20 मीटर पे, यहाँ 20 मीटर है मान लो, एक पॉइंट यहाँ है। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 20 मीटर है और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 5 मीटर है। सेम स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या, एक ही तरह, उधर नहीं एक ही तरह। वैसे उधर भी लोगे तो आंसर सेम ही आएगा, फिर भी जो बोला है उसको यूज करो। तो इसमें क्या बोला कि एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से और यहाँ से एक दूसरे का क्या है, एक दूसरे का क्या है। तो ये एक एंगल ऑफ एलिवेशन होता है और ये एक एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ, है ना। ये मत समझना कि ऊपर से नहीं, ये वो पॉइंट था बस, इस तरह से है, नीचे है एकदम। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल किसे कहते हैं, आपको बताए थे ना कि एक 30 डिग्री होगा तो दूसरा 90 माइनस 30 डिग्री होगा, एक थीटा होगा तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। बोलो। तो अगर इसे तुम थीटा मानते हो तो ये दूसरा कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस थीटा होगा। और हाइट ऑफ टावर h यूज कर लो, हाइट ऑफ टावर h यूज कर लो। अब तुमको कितने राइट एंगल इसमें मिल रहे हैं, कितने राइट एंगल मिल रहे हैं तुम्हें? हमको तो 2 मिल रहे हैं। हमको ABC एक राइट एंगल मिल रहा है और एक ABD मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं? तो 2 राइट एंगल ट्रायंगल हैं हमारे पास। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में हम साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह यूज कर सकते हैं। याद रखना कि हाइट एंड डिस्टेंस में कभी भी बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस यूज होगा तो वो राइट एंगल में। तो कंसीडर कभी भी करोगे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ही कंसीडर करोगे। अब जरा सोचो कि हमको इसमें निकालना क्या था, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हमको थीटा भी तो नहीं मालूम है, थीटा बस 90 माइनस थीटा मालूम है, थीटा मालूम है। तो अगर ये ट्रायंगल लेते हैं, मान लो कंसीडर छोटा वाला ट्रायंगल, कंसीडर ट्रायंगल ABC। अगर हम बोले कंसीडर ट्रायंगल ABC तो ज़रा आप हमें बताएं कि इसमें टेन थीटा लेना चाहिए कि साइन थीटा लेना चाहिए? क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन है हमारा वो परपेंडिकुलर और बेस पे है। तो ये h/5 होगा। Yes, sir. अब इसके हो जाने से भी क्या हमारा h निकल जाएगा, क्योंकि टेन थीटा अननोन है, टेन थीटा भी तो अननोन है।
थीटा मालूम रहेगा तब ना उसका टेन निकाल पाएंगे। तो अब कंसीडर करेंगे दूसरा ट्रायंगल। कंसीडर अगेन लिख लेना, अगेन कंसीडर ट्रायंगल कौन सा, राइट एंगल तो लेना ही लेना है। तो बी पे राइट एंगल है तो ए बी डी। अब ए बी डी ट्रायंगल लेंगे तो इसमें भी अगर हम टेन 90 माइनस थीटा लिखें तो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर अभी भी एच होगा और बेस मेरा 20 होगा। सही है जी। Yes, sir. अब बताओ टेन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉट थीटा, पढ़े थे ना। Yes, sir. अब यहाँ पे कॉट थीटा का वैल्यू अगर h बाई टेन थीटा है और टेन थीटा कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 5/h नहीं लिख सकते हैं, सर लिख सकते हैं। क्योंकि टेन थीटा अगर h/5 है तो कॉट थीटा 5/h होगा। तो 5/h इज इक्वल टू h/20। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें तो h स्क्वायर बराबर कितना होगा, 100। तो h बराबर 10 मीटर। क्या हाइट ऑफ टावर निकला, बोलो, हाइट ऑफ टावर निकल गया। Yes, sir. ठीक है, प्रिंट कर लीजिए। और किसी का कोई डाउट है, और किसी का कोई क्वेश्चन डाउट है पूछ सकते हो। आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 14 का टोटल क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन आपका होमवर्क है। क्लास का टाइम ओवर हो गया है क्या, 2 मिनट बाकी है। 2 मिनट बाकी है। पूछ लो, कुछ पूछना है तो।